अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज फिर वो मेके आकर बैठ गई थी। रानिया की आंख खुली तो उसने घड़ी की जानिब नज़र दौड़ाई जो सुबह के 10 बजा रही थी। किचन से अम्मी और आपी की आती आवाज़ों पर वो हैरत से सोचती मुल्हिका बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोते भी सोचों के ताने बाने बुनती रही। ना जाने आज आपी के साथ क्या मसला दरपेश आया जो सुबह सुबह चली आई। मुंह धोकर तौलिए से साफ करती वो भी किचन में आ गई जहां अम्मी और आपी बातों में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम आपी, खैर तो है ना इतनी सुबह? वो हैरत और खुशी से मिली जुली आवाज में फरवा के गाल से गाल टच करती पूछने लगी। खैर कैसे होगी, सुकून नहीं है मुझे उस घर में। अरे सास साहिबा कम है जो हर वक्त की नंदों की आमद। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मी हर महीने ही उसे समझा बुझा कर थक चुकी थी। एक बार फिर उनसे बेजार हो गई। अरे बेटा, ये तो हर खानदान की रिवायत है, हर फैमिली में ऐसा होता है। नंदे मेके नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? अम्मी ने फिर रसान से बेटी को समझाने की कोशिश की। और बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि नंदों की आमद पर तुम ससुराल छोड़ छाड़ यहाँ भाग आओ। खानदानी लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। मुझे देखो, अपनी दोनों खालाओं को देखो, सब अपने मामले घर में ही निपटाते हैं हमेशा। कभी भी छोटी छोटी सी बातों पर रूठ के मेके नहीं गए। और फिर ये तो जहीर बेटे की आदत अच्छी है जो रोज मेके ले आता है। उसे क्या पता तुम उसकी बहनों से बेजार होकर घर से भाग कर मेके आती हो, वरना तो कितनी शर्मिंदगी हो। अम्मी ने दानिया की तरफ बेबसी से देखा। वो भी अपनी बड़ी बहन को समझा समझा कर थक गई थी, मगर असर न दारुद। ओह अम्मी, जहीर को क्या पता कि मैं इसीलिए यहाँ आती हूँ। मैं रूठ के तो नहीं आई ना? हाँ मुझे मालूम है रूठ के नहीं, जान बचा के आती हो, मगर ये कब तक चलेगा? तुम्हारी शादी को 4 माह होने वाले हैं। अम्मी ने फिर कोशिश की, लेकिन वो गुस्से से पैर पटकती शिकवा कुनाह निगाहों से हमारी तरफ देखती किचन से बाहर चली गई। खालिद साहिब और अस्मा बेगम के बच्चों में फरवा सबसे बड़ी, बेइंतहार लाडली और खूबसूरत ज़हीन होने के साथ साथ बहुत मूडी और नकचड़ी भी थी। ये खसूसियात शादी से पहले भी उसमें थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे निखर कर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई थी। और किसी को तो ये शायद इतनी महसूस ना होती, लेकिन अस्मा बेगम अपनी बेटी की तरफ से बहुत परेशान थी, जो आए रोज ससुराली गिले शिकवे लिए उनके यहाँ मौजूद होती। फरवा की बातें सुन सुन के वो खुद हैरान होती कि उन्होंने तो सारी जिंदगी बच्चों के सामने यूं ससुरालों के किस्से नहीं सुनाए, ना उनके घर का ऐसा माहौल था। बहुत सोच विचार के बाद भी उन्हें लगता कि फरवा ने शायद टीवी ड्रामों से ही सास नंदों और बहू के ये झगड़े देख देख के सब कुछ खुद पे कुछ ज्यादा ही तारी कर लिया है, जबकि उसके ससुराल में कोई ऐसा साजिशी माहौल बज़ाहिर उन्हें तो नजर नहीं आता था। और फरवा की शिकायतें क्या थी बेजा, कभी कोई नंद आ जाती है तो कभी कोई। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और बेटियां अगर मेके नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? एक माँ के दम से ही तो बेटियों के लिए बहारें होती हैं। अस्मा बेगम को जब मौका मिलता वो अपनी बेटी को समझाती, लेकिन जाने क्यों उन्हें लगता था उनकी बेटी के लक्षण घर बसाने के हरगिज नहीं। दूसरी तरफ फरवा थी जो अपने ससुराल से हर वक्त बेजार रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की भरपूर कोशिश करती थी। उस रोज भी सुबह जल्दी उठकर वो जहीर के लिए नाश्ता बना के टेबल पे लगा रही थी। तभी जहीर ऑफिस के लिए तैयार होकर आ गया था। उसकी सास भी वहीं आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जहीर ने आगे बढ़कर माँ के आगे सर झुकाया। फरमा बरदारी और बड़ों का अदब तो उस पर खत्म था। फरवा नागवारी छुपाकर बोली, अम्मी आपका भी नाश्ता ले आऊं? हाँ बेटा ले आओ, कह के वो तस्बीह के दाने गिराने लगी। जहीर मुस्कुरा के नाश्ता करने लगा। फरवा और अम्मी के बीच
सास बहू के रवायती रिश्ते की तलखीनात देखकर वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का लाख लाख बार शुक्र अदा करता, क्योंकि अम्मी और फरवा दोनों के बगैर उसकी ज़िंदगी बेरंग थी। अगर ज़रा सा भी तनाव होता तो वो कभी खुश नहीं रह पाता। ये सोचकर वो बहुत खुश था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये 4 दिन की चांदनी साबित होगा। उस रोज़ भी फरवा का इरादा अपनी अम्मी के घर जाने का था। सारा काम निपटा कर दोपहर को सालन बनाकर रोटी भी जल्दी पका दी थी। 11 बज गए थे। वो कमरे में बैठी ज़हीर के कपड़े इस्त्री कर रही थी। फरवा बेटा, सास उसे पुकारती हुई कमरे में आ गई। जी अम्मी, वो मसरूफ़ अंदाज में हाथ चलाती बोली। बेटा, शाम में शाजिया और शकीला आ रही हैं, कुछ अच्छी डिशेस बना लेना। शगुफ्ता के बच्चों को चावल ज़्यादा पसंद है, एक डिश चावल बना लेना। और मीठे में शाजिया के बच्चों के पसंद के ऑरेंज चावल जर्दा बना लेना। वो शाजिया के बच्चों की अपनी इस्तलाह ऑरेंज चावल पे हंसती हुई बोली। फरवा के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखे बगैर वो वहाँ से चली गई। फरवा तो जैसे अपनी जगह तिलमिला कर रह गई। सीने में लावा सा पकने लगा। हद होती है किसी बात की। क्या रोज रोज का तमाशा है। आज शगुफ्ता आ रही है तो कल शाजिया। मेरी अपनी तो कोई मर्जी नहीं है, जैसे जब देखो मुंह उठा के आ जाती हैं। वो गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात में भर्राई हुई आवाज में बुड़बुड़ाई और इस्त्रीशुदा कपड़ों का गोला बनाकर बेड पे उछालती हुई किचन सुधारी, जहां उसे शाम के लिए नए सिरे से तैयारी करना थी। ज़हीर जब वापसी पर अपने कमरे में आया तो खिलाफ मामूल फरवा का मूड ऑफ था। वो तन फन करती कमरा समेटती बुड़बुड़ा रही थी। क्या हुआ, खैर तो है? वो टाई खोलता हैरत से बोला। उसका जवाब ना पाकर झुंझुला के बोला, हुआ क्या है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ बताओ तो सही। आपको तो कुछ दिखता ही नहीं। मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। वो गुस्से से भराई आवाज में गोया हुई। हर वक्त का क्या तमाशा है। आज शकीला आ रही है तो कल शाजिया। इस घर में तो सुकून नाम की चीज ही नहीं। आज मुझे इसी वजह से अम्मी के घर जाना मुलतवी करना पड़ा। उसका इतना सख्त रद्द-ए-अमल देखकर ज़हीर हैरत ज़दा हो गया। तुम्हारा दिल इतना छोटा है, इतना बुग़्ज़ रखती हो तुम मेरी बहनों से। तुम्हें मेरी बहनों का आना खटकता है। अफसोस है तुम्हारी सोच पर। यानी कि अब वो दोनों अपनी माँ के घर आने के लिए पहले तुमसे इजाज़त लें कि भाभी आज हम आ जाएं। तुम्हें जाना था ना, नहीं जा सकी तो कल चली जाना। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, कल चली जाना। नहीं, जाना है मुझे, वो ज़ोर से चीखी। ऐसी बदतमीज़ी उसने आज तक ज़हीर से नहीं की थी। यही वजह थी कि उसका हाथ उठते उठते रह गया और वो तंबीहन लहजे में गुस्सा दबाकर बोला, ये क्या बदतमीज़ी है? आपने मुझ पे हाथ उठाया? फरवा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। गुस्से में उसने अलमारी से अपने 2 जोड़े घसीटे बैग में रखे और अम्मी को फ़ोन कर दिया कि खालिद भाई को फ़ौरन भेज दें, नहीं तो मैं अकेली ही निकल आऊँगी। मजबूरन अम्मी ने जल्दी से खालिद को भेज दिया। उधर ज़हीर ने भी गुस्से में उसे जाने से नहीं रोका। बेटा, तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों पर यूं मैके आ जाना अच्छी बात नहीं। अम्मी बेटी को यूं रोते धोते घर छोड़ के आने पर परेशानी से बोली। ये छोटी बात है, वो सदमे किसी कैफियत में बोली। अम्मी, ज़हीर ने मुझ पे हाथ उठाया और आप कह रही हैं छोटी बात है। उसके आंसू बह निकले। अच्छा अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। अम्मी को उसकी हालत पे रहम आया तो उसको तसल्ली देकर बोली, सुबह मैं ज़हीर को बुला के बात करती हूँ। वो भी क्या करती, माँ थी। हालांकि सरासर गलती फरवा की दिख रही थी, फिर भी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर थी और मसले का कोई हल भी निकालना ज़रूरी था। फरवा और ज़हीर की शादी को बमुश्किल 4 माह ही हुए थे। उसकी सास और नंदे आदत की बहुत अच्छी थी, रवायती तलखी ना थी। शाजिया शकीला भी मैके आकर सारा काम भाभी के साथ करवाने की कायल थी। वक्तन फवक्तन फरवा का हाथ बटा देती थी और फिर सास खुद सुलहजू खातून थी, मगर ना जाने फरवा को क्यों नंदों के आने से चिढ़ होने लगी थी और इसी वजह से वो सास से भी खार खाने लगी थी।
अगले रोज जहीर उनके सामने बैठा था। आंटी, ये कोई मामूली बात नहीं थी, बस गुस्से में हाथ उठ गया। ऐसी बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। खैर, कहाँ है फरवा, मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। सास के सामने वो मुअद्दबाना लहजे में बोला। दानिया झटपट बहन को बुला लाई। वो रूठी रूठी सी सामने सोफे पे आके बैठ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा, चलो घर चलो। अम्मी भी साथ आ रही थी, मगर मैं साथ नहीं लाया। चलो तैयारी करो, घर चले। वो बोला। जाओ बेटा, अपना बैग ले आओ। इससे पहले कि फरवा कोई शिकवा करती, अम्मी ने मौका गनीमत जानकर उसे वहां से हटाया। बेटी को दामाद के साथ जाता देखकर उन्होंने सुख का सांस लिया। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। वो ठंडी सांस भरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फरवा वापस तो आ गई थी, मगर उसका मूड ठीक होने में नहीं आ रहा था। चंद दिन बाद शाजिया शकीला आई, तब भी उसने बेरुखी इख्तियार रखी। यहाँ तक कि किसी से सीधे मुंह बात न की, ना ही किसी काम में हिस्सा लिया। हद तो ये है कि शाजिया के बेटे ने उसके जहेज का कीमती ग्लास तोड़ दिया तो उसने छोटे से बच्चे के मुंह पे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। जहीर को शदीद गुस्सा आया, मगर उसकी सास जो काफी सुलहजो खातून थी, उन्होंने ही मामले को रफा दफा करवाया। फिर तो ये मसला आए रोज का बनता जा रहा था। मामूली बातों पर फरवा गुस्से से लाल पीली हो जाती और नतीजा वही, उन दोनों का झगड़ा, जिसे उसकी सास मामला फहमी से हल कर देती। मगर बात फिर यहीं तक महदूद नहीं थी। झगड़ा खत्म होने के बावजूद फरवा रूठ के मैके जाकर जरूर बैठती, जिस पर अम्मी ये समझाती कि तुम्हारी छोटी बहन भी है, इस तरह तो उसका भी रिश्ता नहीं होगा। आखिर को उसकी भी शादी करना है, मगर वो फरवा ही क्या जिसे कोई नसीहत याद रहे। उसकी बूदी दलीलों के आगे अम्मी तो कुछ जुज़-बुज़ होके पहलू बदलती रहती थी। उस रोज फरवा सुबह से खुश थी। अम्मी का फोन आया था, खालिद भाई के लिए लड़की देखने जाना था। वो सुबह नाश्ता करके जहीर के साथ अम्मी के घर आ गई थी। जहीर उसे छोड़ के ऑफिस चला गया। पता है आपी, सुना है हमारी होने वाली भाभी कुकिंग में माहिर हैं। हम सब की तो मौजें हो जाएंगी। बिरयानी, कौरमा, निहारी, पाए बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। खूब शौक से पकवा कर खाएंगे। वो चहकी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, वो वक्त तो आने दो। फरवा जल्दी जल्दी ज्वेलरी पहनती हुई हंसती हुई दानिया के साथ बातें कर रही थी। तभी अब्बू उन्हें पुकारते हुए आ गए। भाई क्या हुआ, तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं? वो तीनों जल्दी से फाइनल टच दे के अब्बू के साथ भागम भाग बाहर निकली। लड़की वालों के यहाँ बड़ी खुशस्लूबी से तमाम मामलात तय पा गए। लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम सोहा था, उन्हें सोहा पसंद आ गई। दोनों घरानों के मुतफक्का फैसले से शादी 2 माह बाद तय पा गई। दोनों खानदान बड़े खुश थे। उनको भी खालिद बहुत पसंद आया था। घर आके भी दानिया और फरवा मुसलसल खालिद को छेड़ती रही थी। सच में भाई, सोहा भाभी बहुत खूबसूरत है, आप देख लेते तो, दानिया ने मुस्कुरा के कहा। बस बस, मेरे नेक बच्चे को तुम दोनों सताती रहोगी क्या? अम्मी ने मुस्कुराकर दोनों बेटियों को प्यार से डांटा, जो भाई को सताने के फुल मूड में थी। खालिद भी मुस्कुरा के रह गया। और यूं बड़ी धूमधाम से सोहा दुल्हन बनकर रुखसत होकर उनके घर आ गई। तमाम रस्में बड़े खुशगवार माहौल में अदा की जा रही थी। तमाम घर वाले खुश थे। और तो और जहीर ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वलीमे में शिरकत करके तमाम मेहमान भी रुखसत हो चुके थे। जहीर और फरवा भी जाने की तैयारी में थे। दानिया पूरा घर समेटती फिर रही थी। लगता था कि पूरा घर उलट गया। बड़ी मुश्किल से अपनी रूटीन पे सब चीजें आई। हस्बे मामूल घर की रूटीन अच्छी चलने लगी। सोहा की आदत बहुत अच्छी थी। ये राय तमाम घर वालों की चंद दिन में ही कायम हो गई। खालिद और सोहा एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। जबकि दूसरी तरफ हस्बे रवायत फरवा के घर के वही किस्से थे। उस रोज भी शाजिया शकीला आई हुई थी। उनके बच्चों ने उछल कूद और उधम मचाया हुआ था और फरवा का मूड भी हस्बे रवायत खराब था। वो अपने कमरे से निकली, किचन की जानिब जाने लगी तो सास के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने शाजिया की आवाज़ सुनी तो वो पल भर को रुक गई। वो दुख भरी आवाज़ में अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी, भाभी हमसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं?
ہم جب بھی آتے ہیں تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی، بچوں کو بھی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ ہم نے تو انہیں کبھی بھابھی سمجھا ہی نہیں، انہیں بہنوں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ مگر کیا امی آپ کے ساتھ بھی بھابھی اسی طرح رہتی ہیں؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ غصہ بھرا چہرے لیے کاٹ دار آواز میں بولی، کیا برائیاں کر رہی ہو میری؟ ایسا کون سا ظلم کر دیا میں نے تم پر اور تمہاری مظلوم ماں پر؟ اور آپ؟ وہ ساس کی طرف مڑ کے بولی، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بہو کی برائیاں کرتے ہوئے۔ اس کا جملہ پورا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ چٹاک کی آواز کے ساتھ زہیر کی آواز بھی گونجی، چپ کر جاؤ، بکواس بند کرو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ اس لہجے اور ایسے الفاظ میں بات کرنے کی؟ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے ششدر سی بیٹھتی چلی گئی۔ تمہیں کچھ کہا نہیں تو تم سر پہ چڑھتی جا رہی ہو، زہیر غصے سے بولا۔ میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اس گھر سے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، ہم بھی مرے نہیں جا رہے تمہارے بغیر، عذاب ہو تم عذاب، آج میں بھی تمہیں نہیں روکوں گا۔ دوسری طرف فروا کی ساس اسے روکتی رہ گئی، منتیں ترلے کرتی رہ گئی، مگر اس نے ان کی ایک بات نہ سنی اور آنن فانن گھر چھوڑ کے میکے روانہ ہو گئی۔ پھر جس وقت فروا اپنے میکے پہنچی، امی ابو اور دانیہ گھر پہ، جبکہ سوہا اور خالد اپنی امی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی، اب تو حد ہو گئی، سب ختم ہو گیا، وہ شکستہ لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ ان کی امی کی شان میں ایسی کون سی گستاخی کرتی تھی؟ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا، وہ تمہارا سسرال ہے، اچھی بری بات برداشت کیا کرو، معمولی باتوں پر گھر چھوڑ چھوڑ کے میکے آ بیٹھنا۔ اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہ سبق دو گی تم؟ میرا پڑھایا سبق تو تم یاد رکھتی نہیں ہو، پانی پھیر دیتی ہو میری نصیحتوں پر۔ بلاتی ہوں کل زہیر کو اور بات کروں گی، امی غصے سے بولی۔ غضب خدا کا، اب تو گھر میں بھاوج بھی آ گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں جاؤں گی میں اس گھر میں، وہ روتے ہوئے اٹل لہجے میں ایک ہی بات کر رہی تھی۔ سوہا اور خالد بھی آ گئے تھے اور سیدھے ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں تمام گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ فروا، اس وقت خیر تو ہے؟ خالد بھائی فکر مندانہ لہجے میں بولے۔ زہیر سے جھگڑا ہو گیا ہے، امی نے خالد بھائی کو بتایا، جسے سن کر سوہا کا چہرہ تن گیا، وہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ خالد، مجھے نیند آ رہی ہے، کمرے میں آپ جلدی آ جائیے گا، یہ کہتی ہوئی وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ جلدی آئیے گا کہہ کر وہ ایک سرد بیگانہ سی نظر فروا پہ ڈال کے چلتی بنی، اور فروا جسے 8-9 ماہ سے امی کی نصیحت سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کا دیا سبق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوہا کی ایک سرد بیگانی اور بیزار نگاہ نے اسے وہ تمام اسباق پڑھا دیے۔ اس کی چپتی نگاہ نے فروا کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑا دی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، فروا اکیلی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا کس نے کیا کہا اور کیا دلیل دی، وہ تو بس سوہا کی اس ایک نگاہ کے بعد جیسے بالکل گھائل ہو گئی تھی، اندر تک زخمی ہو گئی تھی۔ مکافات عمل کا سنا تھا، لیکن اس کے ساتھ تو کچھ زیادہ جلدی ہی قدرت نے یہ مکافات عمل کر دیا تھا۔ آج رات کے اس پہر بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شادی شدہ لڑکیوں کا اپنے میکے پر مان ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب وہی بیٹیاں ماں باپ کا اپنی بہوؤں اور بیٹوں کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں تو پھر تمام عمر انہیں عزت نہیں مل پاتی۔ اس نے شازیہ اور شکیلہ کو عزت نہیں دی تھی، آج سوہا نے بھی اسے دھتکار دیا تھا، اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ اگر شازیہ اور شکیلہ غلط تھیں تو وہ خود بھی غلط تھی، وہ بھی آئے روز اپنے میکے میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، جبکہ اب اس کی عزت صرف اسی میں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس گھر میں عزت قائم رہنے دے اور اپنا دل اپنے سسرال اور اپنے شوہر کے ساتھ لگائے۔ بعض اوقات انسان کسی فیصلے پہ پہنچنے میں پوری عمر لگا دیتا ہے، اور بعض اوقات چٹکی بجاتے میں وہ ایک فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے۔
کچھ دیر پہلے تک وہ جو بضد تھی کہ ظہیر کے ساتھ نہیں جائے گی، اب بستر پہ دراز ہونے سے پہلے، اور اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ صبح امی ظہیر کو بلائیں گی تو وہ منع نہیں کرے گی، کیونکہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق آج اس نے بالآخر بھلے دیر سے ہی صحیح حاصل کر لیا تھا۔